मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो को लेकर आया हुआ हूँ। ये वीडियो हमारी 9th क्लास की थर्ड पोएम है जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। आइए चलिए आज हम इस पोएम को पढ़ने वाले हैं, लेकिन पोएम को पढ़ने से पहले मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। आइए, रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ का मतलब होता है रेन माने बारिश, रूफ माने छत। जब वर्षा के मौसम में, वर्षा के ऋतु में वर्षा होती है छत के ऊपर, तो कैसा महसूस होता है ये आज हमारे पोइट ने हम सबको बताने का कार्य किया है, समझाने का प्रयास किया है और उनकी भावनाएं कैसे पुरानी यादों को ताजा कर देती हैं, उनको उन्होंने बताने का कार्य किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेन ऑन द रूफ। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। जब आकाश डार्क क्लाउड से, काले बादलों से घिर जाता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। क्या आपने अपने छत पर आने वाली वर्षा के कारण होने वाली चटर पटर की आवाज सुनी? पैटर का मतलब होता है सॉफ्ट रेन, यानी कि वर्षा की बूंदों से आने वाली आवाज। क्या आपने सुना है उसको? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब आप प्रकृति के द्वारा इस सुहावने दृश्य का वर्णन कर सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो आपके मन में कौन से विचार पैदा होते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. चलिए आज हम पोइट की बातों को पढ़ने वाले हैं, पोइट की कविता को पढ़ने वाले हैं जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम को बताया है। ठीक है। When the humid shadows over, humid, humidity का तो आप मतलब जानते ही होंगे, जब चारों तरफ से बादल घिरा आते हैं, उस बादल घिरने को हमारे लेखक ह्यूमिड शैडो कहते हैं। ह्यूमिड शैडो उसी बात को कहते हैं कि जब बादल कैसे घिराते हैं तो क्या हो जाता है? अंधकार छा जाता है। होवर यानी कि ऊपर घिर लेता है। ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, पूरे के पूरे जितने भी स्टारी स्फेयर है। स्टारी स्फेयर का मतलब क्या होता है? जहां तक तारे दिखाई देते हैं उन तारों को घेर लेती है। क्या घेर लेती है? ह्यूमिड शैडो होवर, यानी कि बादल घेर लेते हैं। एंड द मेलेंचोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स। और ये जो अंधकार है, ये अंधकार चुपके से, चोरी से, एकांत अकेले हम सबको आकर घेर लेता है और घेरने के बाद धीरे धीरे ये रोने शुरू हो जाता है। जेंटली वीप्स, वीप्स का मतलब होता है रोता है। इन रेनी टीयर्स, और उसमें से, उन बादलों में से क्या है? उसके आंसू के रूप में क्या है? वर्षा गिरना शुरू हो जाती है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलोज। लेखक कहते हैं कि जब वर्षा होती है तो मैं अपने बिस्तर पर तकिया पर सर रख के सोया हुआ होता हूँ। ऑफ द कॉटेज चैम्बर्स बेड एंड लाइज लिसनिंग टू द पैडर ऑफ द सॉफ्ट रेन्स ओवरहेड। वो कहते हैं कि मैं अपने घर में एक ऐसा स्थान है जहां पर मैं क्या क्या करता हूँ? सोया हुआ रहता हूँ और अपने बिस्तर पर सोते हुए छत पर हो रही छोटी छोटी वर्षा की बूंदों की छटर पटर की आवाज में सुनकर बड़ा ही प्रसन्न होता हूँ। जो मेरा कॉटेज चैम्बर है, कॉटेज चैम्बर का मतलब कमरा, रूम है, जहां पर मेरा बेड है, उस बेड पर लेटे हुए, एंड लाई लिसनिंग, लाई लिसनिंग का मतलब लेटे हुए क्या है? मैं सुनता हूँ। टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर जो टीन शेड लगा हुआ है, उस टीन शेड के ऊपर आने वाली जो आवाज है, वर्षा की बूंदों से आने वाली आवाज है, उसको मैं सुनता हूँ। एवरी टिकल ऑफ द सिंगल्स हैज एन इको इन माई हार्ट। लेखक कहते हैं कि वर्षा की बूंदों से होने वाली थोड़ी सी भी जो आवाज है, टिकल का मतलब होता है हल्की सी जो आवाज है, सिंगल्स का मतलब होता है जो ऊपर खपरेल जो रखी होती है छत के ऊपर, उन खपरेल पर पड़ने वाली बूंदों से आने वाली जो आवाज को मैं अपने अपने हृदय में महसूस करता हूँ। एंड अ थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग्स स्टार्ट्स। और फिर मेरे मन में हजारों ड्रीमी फैंसीज, इच्छाएं, काल्पनिक इच्छाएं उठती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट्स, और उठना शुरुआत हो जाती हैं। एंड अ थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वीव्स देयर एयर थ्रेड्स इनटू द रूफ। यह कहता है कि हजारों प्रकार के जो रिकलेक्शंस हैं, जो यादें हैं, फिर से यादें ताजा हो जाती है
और उन्हीं सब ताजा यादों को मुझे समझाने का प्रयास करती हैं, मुझे बताने का प्रयास करती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर्स ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं वर्षा की बूंदों को सुनता हूँ जब वे मेरी छत पे, मेरे घर की छत के ऊपर चटर पटर की आवाज करती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, जब मैं वर्षा की बूंदों को सुनता हूं तो मेरे हृदय में मेरी माँ की यादें ताजा हो जाती हैं। एंड सी एज सी यूज्ड इन द ईयर्स गॉन, जैसे कि वह काफी सालों पहले वो मुझे क्या करती रहती थी, जब भी वर्षा होती थी है, वो जब वर्षा होती थी तो टू रिगार्ड द डार्लिंग्स ड्रीमर्स, और वो मेरे पास आती थी और मेरे पास आकर बड़ी ही मुस्कुराती हुई मुझसे कहती थी, एयर, एयर का यहाँ पे बिफोर का मतलब है, पुराना सा है, बिफोर, एयर का मतलब होता है बिफोर, बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, ओह आई फील फॉर हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जब वो मुझे छोड़ के जाने से पहले मुझे क्या करती थी, मेरी ओर देखकर एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान बिखेर देती थी। एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन्स विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और जैसे ही वर्षा की बूंदें मुझे आज भी मेरी माँ की याद दिलाती हैं, और जैसे ही वर्षा की बूंदें गिरती हैं वैसे ही मुझे मेरी माँ के उस प्यारा सा चेहरे को देखकर याद आता है। इसमें कुछ शब्द भी है। टिकल का मतलब होता है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड्स, छोटा सा मधुर ध्वनि, इसे हम टिकल कहते हैं। सिंगल्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ, जो छत पर हम जिनको रेक्टेंगुलर टाइल्स का यूज करते हैं, वुडन टाइल्स का यूज करते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वूफ का मतलब होता है द थ्रेड्स वूवन्स अक्रॉस द लूम्स। एयर का मतलब होता है पोइट डिवाइस है, वो पहले बिफोर यूज होता था। रिफ्रेन आ रिपीटेड पार्ट ऑफ द सॉन्ग, कोई गाना जो है बार बार मेरी माँ क्या है दोहराती रहती है। लिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे लिसन। ओके, पोएम, इसी के साथ हम आगे, अभी पोएम खत्म नहीं हुई है, अभी क्या है हम इसके साथ इसके पोएटिक डिवाइस को भी हम समझाने वाले हैं। आइए पोएम के पोएटिक डिवाइस को समझने से पहले हम उसके लेखक के बारे में, कोर्टस्कीने के बारे में जान लेते हैं। तो आ जाइए, द पोएट कोर्टस्कीने वाज बोर्न इन 1826, उनका जन्म 1826 में हुआ था और डाइड इन 1904। इज ट्राइंग टू रिलेट द रेन टू द पास्ट मेमोरीज बोथ स्वीट एंड बिटर्स। कोर्टस्कीने बताते हैं कि जब वर्षा की बूंदें हमें अपनी पुरानी यादों को ताजा कराती है तो वो यादें कैसी होती, दोनों ही तरह की होती है, स्वीट एंड बिटर, खट्टी मीठी दोनों तरह की। बाय लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन द पोएट लाइज ऑन द बेड, लेखक बताता है कि जब वर्षा होती है तो अपने बेड पर लेटा हुआ है और वो क्या सुनता है, वर्षा की जो पटर पटर की आवाज है उसे सुनने का कार्य करता है। होल्ड हिज पिलो टाइटली एंड देन गेट्स लॉस्ट ऑफ द थॉट्स ऑफ द केयरिंग एंड लविंग मदर, अपने पिलो को कसकर पकड़कर वह अपनी माँ की यादों में खो जाता है। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर पोएम को समझ लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस लव ऑफ नेचर एंड प्रेज द हीलिंग पावर ऑफ रेन। कवि यहाँ पर अपने प्रकृति के प्रेम को दर्शा रहा है और साथ ही साथ जो रेन की जो हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर कैसे है, जैसे कि अगर आपने पेड़ वगैरह काट दिए, प्रकृति को नष्ट किया है और वर्षा होने के बाद क्या होता है, सारे के सारे पेड़ फिर से उगाते हैं। तो हीलिंग पावर है हमारी मदर नेचर के लिए वर्षा की, especially when heard from the cozy bed, the lovely cottage. A poet is thrilled when he observed the starry sky being overcast with rainy being bearing clouds. कभी रोमांचकारी हो जाता है जब वह देखता है कि आकाश में बादल घिर आते हैं और तारों को ढक लेते हैं। But he does not like the darkness that is spread all around. लेकिन कवि को अंधकार बिल्कुल पसंद नहीं है जो चारों तरफ घूमता रहता है, फैला हुआ है। It is some things like mourning the melancholic spirit of the indescribable sadness. लेखक कहते हैं कि ये उनके लिए कैसी है, एक दुखद घटना है, मॉर्निंग है, मॉर्निंग मेलनचोलिक, ऐसी स्पिरिट है जिसको क्या है वर्णन नहीं किया जा सकता। Soon it starts raining of the compensate it with the spirit of peace for the lonely night of head. इसी प्रकार से वर्षा जो होती है तो वहां पर शांति लेके आती है, प्यार लेके आती है, सद्भावना लेके आती है। The poet feels immense pleasures to lie in his cottage chamber bed with his head possessed against the soft pillow. कवि कहता है कि जब वह अपने कॉटेज चैम्बर में यानी अपने रूम में लेटा हुआ है और अपने सिर के नीचे एक सॉफ्ट पिलो रखे हुए हैं,
तभी वो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ें सुनता है। फॉलिंग ऑन द टिन रूफ अहेड, जो कि उसकी छत के आ रही है। एवरी ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ मेक्स अ टिकलिंग साउंड दैट प्रोड्यूस एन इको ऑन द पोइट्स हेड्स। वर्षा की गिरने वाली सभी बूंदें एक एक करके, हर एक बूंद क्या करती है, उसके मन में एक मधुर ध्वनि की संगीत को बजाने का कार्य करती है। जो यादें हैं उन यादों को ताजा करने का कार्य करती है। These sound arose a thousand imaginations in the poet's busy mind. और यही आवाज़ें उनके मन में हजारों कल्पनाएं पैदा कर जाती हैं, जो कि उनकी बिजी माइंड में चलती रहती है। उसमें द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑल्सो रिवाइव्स अ थाउजेंड मेमोरीज इन ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन की जितनी भी यादें हैं, जितनी भी हजारों यादें हैं, उन सभी हजारों यादों को वर्षा की बूंदें फिर से रिवाइव करने का कार्य करती हैं, पुनः याद रखने का कार्य करती हैं। One of these memories in the related to the dear mother who is not in the world. उन्हीं सभी यादों में से एक यादें हैं उनकी माँ की याद, जो अब उनकी माँ उनके साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुकी है। The poet remembers how she used to give a lovely look at the dear children when she put them to the sleep. कभी इसी बात को याद करते हुए कहता है, कभी अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि किस प्रकार से उसकी माँ और उनके अपने प्यारे बच्चों को क्या करती रहती थी, उन्हें बड़े प्यार से देखा करती थी, उनसे प्यार किया करती थी जब वे उन्हें सोते हुए उनके कमरे में छोड़कर जाती थी। टू हैव स्वीट ड्रीम्स बिफोर लिविंग देम टू मीट अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। उन सबसे कह के जाती थी कि अरे अब तुमको क्या है, अच्छा स्वीट ड्रीम्स आए। स्वीट ड्रीम्स की कामना करते हुए उन्हें छोड़ के हुए जाती थी और कहती थी क्या अब हम अगले सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए तुम्हें सपने, सुंदर सुंदर सपने आए। The poet, while listening to the repetitive ramming of the raindrops falling on the roof of his cottage, can feel the presence of mothers around him. और जब कभी वर्षा की बूंदों को अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर महसूस करता है, तो उसे ऐसा लगता है उसकी माँ आसपास ही है कहीं। His visualize his affectionate look behind over him. उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ जो है वो उसे देख रही हैं और उसके प्रति प्रेम दर्शा रही। Thus he represent rains and the bridging force between his present and past. इसलिए ये वर्षा की बूंदें जो हैं उसके वर्तमान और पास्ट दोनों में ही क्या करती हैं, दोनों के बीच में को जोड़ने का कार्य करती है। आइए अब हम इसके फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ पोइट्री को समझने का प्रयास करते हैं। इस कविता में एलिट्रेशन शब्द का कई बार उपयोग हुआ है। एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है, एलिटरेशन। एलिट्रेशन कब होता है, जब किसी भी पंक्ति में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आता है। रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड होता है, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। ह्यूमिड क्लाउड्स होवर, एच और एच दोनों शब्दों का, दोनों अक्षरों का प्रयोग हो रहा है। स्टारी स्पीयर्स, प्रेश द पिलो, कॉटेज द चैम्बर। आप देख रहे हैं यहाँ पर सी और सी है, यहाँ पे पी और यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस है, एच एच। तो कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ पर ज़्यादातर यूज हो रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो लाई, लिसनिंग, एल एल का यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो एल, यहाँ पर भी एल है। बिजी में बी, बिजी बीइंग, बी फिर यूज हुआ है। टी का यहाँ पे यूज हुआ है, इसमें भी टी का यूज हुआ है। इसमें रेन, रेन। एम मेमोरी कम्स माई मदर, देखो 3 बार एम का यूज हुआ है इसमें। डार्लिंग ड्रीमर्स, देम टिल। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी जगह कॉन्सोनेंट का बार बार यूज हुआ है, इसलिए हम इसे एलिट्रेशन बोलते हैं। ट्रांसफर एपिथेट, ट्रांसफर एपिथेट क्या है, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन का वर्णन करता है लेकिन वह वास्तव में किसी और नाउन के बारे में बात कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम उसे ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। मेलैंचोली डार्कनेस, मेलैंचोली डार्कनेस का मतलब, हियर द डार्कनेस इज नॉट सैड बट द पीपल आर। मेलैंचोली डार्कनेस का मतलब यहाँ पर यह लगता है कि कहीं ना कहीं जो अंधकार है, वो अंधकार कैसा है, दुखी है। लेकिन अंधकार तो दुखी हो ही नहीं सकता, लोग होते हैं दुखी। तो ट्रांसफर एपिथेट, जब किसी व्यक्ति से बात ना कही जाए, किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है, तो उसे ट्रांसफर एपिथेट बात करते हैं। ड्रीमी फैंसीज, हियर द पर्सन इज ड्रीमी एंड नॉट द फैंसीज। ठीक है, फैंसीज क्या होती है, कल्पनाएं होती हैं। तो कल्पनाएं खुद सपने नहीं देखती हैं, उसी कोई ना कोई देखने वाला होता है। ओनोमोटोफिलिया, द वर्ड्स फ्रॉम द साउंड इट रिप्रेजेंट यूज द लिटरेरी इफेक्ट पैटर्न।
पैटर जो शब्द है साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, ये ओनोमेटोफिलिया से आता है। टिकल, साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स इन द सिंगल्स ऑन द टाइल्स ऑफ द रूफ। नेक्स्ट आइए, पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन टू द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जब किसी अनएनिमेट ऑब्जेक्ट, किसी निर्जीव संज्ञा में किसी सजीव यानी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि मानवीय गुणों को देखा जाता है तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। डार्कनेस इज मेलनचोली एंड वीपिंग लाइक द सैड पर्सन। रिकलेक्शंस वर वीविंग्स आर थ्रेड्स लाइक अ वीवर। ये जो दोनों ही पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां क्या बताती हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो इस पोएम में अ थाउजेंड रिकलेक्शन, ये थाउजेंड रिकलेक्शन का मतलब क्या है, हजारों यादें। अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, तो थाउजेंड तो नहीं थी, दो चार रही होंगी, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पोएम समझ में आई होगी। मेरा प्रयास रहता है कि आप सबके लिए अच्छा बनाने का प्रयास करूं। जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।